नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एएसएम क्लासेस के YouTube ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। आपके लिए हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से आपको 50 प्रश्न को देखना है। एग्जाम में सभी प्रश्न आप बना पाए, तो लेकर के चलता हूं आपको पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ आप सभी लोग तैयार हैं। पहला प्रश्न रहा आपके सामने, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? भाई चेचक का जो टीका होता है उसका विकास करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? क्या लुई पास्टर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, मिलिस्टीन ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आपको ध्यान से सभी प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात निकल करके आती है कि चेचक के टीके का, है ना, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का संबंध देखिएगा लुई पास्चर का संबंध नहीं होगा। मिलिस्टीन जो है ये चेचक के टीके से कोई संबंध नहीं रखता है। एडवर्ड जेनर आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आशा करता हूं आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उच्च रक्तचाप, है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर की यदि यहाँ बात हो रही है कि भाई जब हाई बीपी हो जाता है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है ना? क्या उसे जो है हाइपोटेंशन, ना, हाइपोटेंशन कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपोटेंशन नहीं कहा जाता, पक्षाघात नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, हाइपरटेंशन। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, प्रश्न को बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होगा हाइपरटेंशन। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 3 भाई क्या है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द को नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ठीक है, हार्मोन शब्द को नाम देने वाले यानी का हार्मोन शब्द का नाम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो ध्यान रखिएगा हार्मोन शब्द का जो संबंध है क्वेश्चन नंबर 3, तो हार्मोन शब्द का संबंध है ब्राउन पोर्टर, है ना। ब्राउन पोर्टर जो है ये नहीं थे क्योंकि इन्होंने हार्मोन का नामकरण नहीं किया था। रॉबर्ट की यदि बात करेंगे तो ये कोशिका के खोजकर्ता थे। कौन थे दोस्तों? कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे, है ना। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता, तो इनका संबंध भी हार्मोन से नहीं होगा। तो हार्मोन का संबंध भाई होगा किससे? तो बैलिस एवं स्टार्लिंग, ये दोनों काफी अच्छे मित्र थे, तो याद रह जाएगा हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था वो किया था बैलिस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रह गया होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। पृथक्करण, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम, क्या वह डार्विन था, क्या वह बेबीलोनियन था, क्या वह मेंडल था, या फिर वह एसिरियंस था? तो यहां से तो आप लोग देख ही सकते हैं डार्विन का संबंध पृथक्करण से नहीं होगा, बेबीलोनियन का संबंध भी पृथक्करण से नहीं होगा, और एसिरियंस का संबंध भी पृथक्करण से नहीं होगा। तो पृथक्करण का नियम जो दिया था वो दिया था मेंडल ने। ध्यान रखिएगा मेंडल ने अपना नियम किस पर प्रतिपादित किया था? तो मटर के पौधों पर। किस पर दोस्तों? मटर के पौधों पर जो है मेंडल ने अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा मेंडल। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा मेंडल। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है ना। वनस्पतियों से संबंधित कोई विज्ञान है
विज्ञान होता है। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पतियों से संबंधित, देखिएगा फ्लोरिकल्चर का संबंध नहीं होगा, है ना, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का संबंध भी नहीं होगा। यहाँ से 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है, तो ओलेरिकल्चर का संबंध भी वनस्पति संवर्धन से नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर इसका सही जवाब होगा। हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हॉर्टिकल्चर का संबंध है वनस्पति संवर्धन से। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वनस्पति संवर्धन हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भाई जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यदि आपने ऑफलाइन वीडियो यदि देखे हैं तो आपको पता भी होगा। जीव विज्ञान शब्द का संबंध है ना पुरकिंजे, यहाँ से पुरकिंजे पूरा कैंसिल, भाई पुरकिंजे नहीं था, अरस्तु भी नहीं था, वॉन मोल भी नहीं था। ये दोनों दोस्त थे ना, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेमार्क एवं ट्रेविलियनस, है ना, लेमार्क एवं ट्रेविलियनस। भाई इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किया था। और जीव विज्ञान शब्द का नामकरण करने वाला कौन था? तो वो था लेमार्क एवं ट्रेविलियनस। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? भाई हमारा दिमाग है और दिमाग के सबसे बाहर की साइड है ना, बाहर की साइड जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखिएगा, मनुष्य के सबसे बाहर जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है ड्यूरामीटर। क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को नोट किया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न में दिया गया है जो जीवाणु में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको कहा जाता है गोलाणु। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलाणु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही जवाब देकर के बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? हमें पता है भाई मछलियों से पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहा जाता है? वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। यूरिक अम्ल कहा जाएगा, या फिर यूरिया कहा जाएगा, या फिर एमिनो अम्ल कहा जाएगा, या फिर अमोनिया कहा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मछलियों के द्वारा जो उत्सर्जित होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है दोस्तों? अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो होता है अमोनिया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होने वाला रोग कौन सा है ना? जीवाणुओं के संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? अब देखिएगा, दमा जीवाणु के संक्रमण से नहीं होता, पैचिस जीवाणुओं के संक्रमण से नहीं होता। फिर बात आती है कुष्ठ रोग की, या फिर ये सभी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग है ना, जिसको गांव में कोढ़ भी बोला जाता है, कोढ़ भी बोला जाता है। तो कुष्ठ रोग जो है ये बोला जाता है, ये होता है जीवाणुओं के संक्रमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो आशा करता हूं आपने ऑप्शन नंबर सी को नोट किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा, काफी अच्छा सा प्रश्न है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है?
खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या फिर प्रोटीन? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो होता है वो कहलाता है आपका सुक्रोज। क्या कहलाता है दोस्तों? सुक्रोज कहलाता है। ठीक है, सुक्रोज आपका सही जवाब होगा। सुक्रोज जो है खाद्य पदार्थों पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 12। काफी अच्छा सा प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य, यहाँ पर आप भी स्वस्थ है ना? तो स्वस्थ मनुष्य है ना, जो भी स्वस्थ मनुष्य है, हम बीमार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं ना, बीमार लोगों की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्यतः इस प्रश्न का जवाब तो आप दे ही देंगे। सामान्यतः जो रक्तचाप होता है ऑप्शन नंबर बी 120 से 80 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है देखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। हमने देख लिया था ड्यूरामीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब ड्यूरामीटर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर जो है 14। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? हम जो नाक के माध्यम से सूंघते हैं, मतलब श्वास को ऊपर लेते हैं, तो उसका नियंत्रण कौन करता है? ऑप्टिकल पॉली, ध्यानेंद्रिय पॉली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब होगा ध्यानेंद्रिय पॉली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है ध्यानेंद्रिय पॉली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे माना गया है ना? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 15। क्या वह सेरिब्रम है? क्या वह हाइपोथैलेमस है? क्या वह सेरिब्रम है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब होगा वो होगा सेरिब्रम। ठीक है, वो होगा आपका सेरिब्रम को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ से बात होती है हाइपोथैलेमस की, है ना? यहाँ से बात होती है हाइपोथैलेमस की। तो मेरे प्यारे दोस्तों हाइपोथैलेमस नहीं होगा। हाइपोथैलेमस के अंतर्गत जो है आपका, यदि कहीं आपके शरीर में चोट लग जाती है, यदि आपको दुख होता है, यदि आपको गुस्सा आता है, तो इन सभी चीजों का जो पॉइंट होता है, केंद्र होता है, उसे हाइपोथैलेमस में माना गया है ना? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र हाइपोथैलेमस नहीं होगा, सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, सेरिब्रम। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन है? क्या वह सोमेटोस्टेरिन के कारण होता है? क्या वो ग्लाइकागन के कारण होता है? क्या वह गैस्ट्रिन के कारण होता है? क्या वह इंसुलिन के कारण होता है? आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, तो हमें ध्यान रखना है सोमेटोनिन का कारण ये नहीं है, ग्लूकागन का कारण ये नहीं है, गैस्ट्रिन का कारण नहीं है, इंसुलिन के कारण। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या रहती है? नियंत्रित रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया था तो बिल्कुल आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भाई क्या पूछा गया है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, ऑक्सीजन क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? क्या ऑक्सीजन वसा के अंतर्गत आता है? क्या ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है? क्या ऑक्सीजन एंजाइम के अंतर्गत आता है? क्या ऑक्सीजन हार्मोन के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन जो है
वो होता है आपका एंजाइम। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है आपका? एंजाइम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों और जवाब देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? जैव प्रक्रम है ना। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? क्या पोषण आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या पोषण आता है? क्या उत्सर्जन आता है? क्या श्वसन आता है? या फिर ये सब? जल्दी जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैव प्रक्रम की बात हो रही है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है ना, पोषण भी आता है। पोषण के बाद में उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये सभी चीजें जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी यदि आपने लोग किया था तो बिल्कुल आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने रहा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता आपने देखा होगा भाई, गोबर के ऊपर ना, गोबर के ऊपर छत्ते नुमा जो आकृति होती है ना, जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी के अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत, मृत जीवी के अंतर्गत, या फिर परासनी के अंतर्गत? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी सन 2016 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। गोबर छत्ता का संबंध किससे है? तो गोबर छत्ता का संबंध मृत जीवी से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। आशा करता हूं कि आप इसका मुझे सही जवाब देकर के बताएंगे। 0.03%। कहने का मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।